हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी भाषा का विकास इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है मैं लेके आया हूँ, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। भारत में कितने भाषा परिवार है? तो भारत में भाषा परिवारों की बात करें तो भारत में 4 भाषा परिवार है। तो अब ये 4 कौन कौन से हैं? तो द्रविड़ आर्य भाषा परिवार यानी इंडो आर्यन, ऑस्ट्रिक, एशियाटिक और तिब्बतो बर्मन। तो ये 4 जो है आपके भाषा परिवार है। अगला प्रश्न है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, किस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास तथा माघ आदि संस्कृत रचनाओं का सृजन हुआ? तो जैसे कि कल मैंने आप सभी को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार और आधुनिक आर्य भाषा परिवार, तो ये तीनों टॉपिक जो है मैंने करवा दिए हैं। तो अब बात यहाँ आती है कि इस पे किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसमें प्रश्नों का भी संकलन किया है ताकि आपको ये पता चल सके कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न देखिए, अब इसी से आएगा कि किस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, तो ये सब हमें किस में मिलता है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति कृत कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो ये अवहट्ट की रचना है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। अगला है, अब्दुल रहमान कृत स्नेह रासे किस भाषा की रचना है? तो ये अपभ्रंश की रचना है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। अवधी भाषा की पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो है जायसी की रचना है। खड़ी बोली में रचित गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है जटमल। अगला प्रश्न है, आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल है? तो आदिकाल के कवियों में विद्यापति, चंद्रबरदाई और गोरखनाथ ये सभी आते हैं। आगे प्रश्न है, मध्यकालीन अष्टछाप नाम से प्रसिद्ध कवियों में निम्न में से कौन शामिल थे? तो यहाँ पे अष्टछाप की बात की है तो इसमें केवल सूरदास जो है वो अष्टछाप में शामिल थे, बाकी तीनों नहीं है। चलिए अगला है, चकमक किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। अगला है, किस लेखक द्वारा सन 1804 में लिखा गया प्रेम सागर नामक ग्रंथ आधुनिक हिंदी गद्य का प्रथम ग्रंथ बना? अब यहाँ सीधे सीधे अगर क्वेश्चन देखा जाए तो प्रेम सागर जो ग्रंथ है वो किसकी है? तो ये लल्लू लाल की रचना है। अगला है, निम्न में से कौन छायावाद के शीर्ष रचनाकार है? तो यहाँ पे छायावाद के शीर्ष रचनाकार यानी बृहत त्रयी हम कह सकते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और निराला, तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने कल जब प्रश्न कराए थे तब मैंने ये भी बताया था कि आपको अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। तो कौरवी को खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किससे ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? तो ब्रज भाषा की उत्पत्ति जो है शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर आदि जिलों में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती है। अगला है, नागा अर्जुन किस भाषा के लेखक थे? तो ये मैथिली भाषा के लेखक थे। तो यहाँ उपलब्ध ऑप्शन के आधार पर वो मैथिली में रचना करते थे और उनकी रचनाएं हमें हिंदी में मिलती हैं। और मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला है, भोजपुरी का शेक्सपियर और अनगढ़ हीरा उपनामों से कौन से भोजपुरी के लेखक मशहूर रहे हैं? तो वो है भिखारी ठाकुर।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी घोषित की गई है? तो यह है अनुच्छेद 343। अगला है अनुच्छेद 351 के निर्माण राजभाषा हिंदी के लिए किस संदर्भ में किया गया है? तो क्यों किया गया था? तो हिंदी के विकास के लिए इसकी रचना की गई है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये बात संविधान के अनुच्छेद 343 में कही गई है। अगला प्रश्न है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो यहाँ पे वर्णों की बात करें तो इसमें कुल 52 वर्ण हैं। अगला है, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर हैं? तो कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या 11 स्वर हैं, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। चलिए, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? तो अनुस्वार कितने हैं? तो यहाँ पे अनुस्वार पूछा गया है, तो हिंदी की देवनागरी में एक अनुस्वार है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह है जैसे संभव, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। संजय, तो हम ऐसे अंक की मात्रा लगा देते हैं, तो इससे हमारा हो जाता है। तो यानी अनुसार है, अंक की मात्रा से बिंदी से प्रयोग करते हैं। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने विसर्ग हैं? तो अब विसर्ग की बात करें तो इसमें केवल एक विसर्ग है। हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी, तो हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो ये है संस्कृत की, क्योंकि संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। और संस्कृत सबसे पहले क्या आया था? संस्कृत आया था, फिर पाली, फिर प्राकृत भाषा से लेके फिर अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से प्राचीन हिंदी, और जो प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो हिंदी का स्थान जो है सभी भाषाओं में कौन सा है? तो दूसरा स्थान है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी इंडो परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है। अगला है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो 14 सितंबर 1949 का। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आया था कि राजभाषा का अर्थ क्या है? तो राजभाषा का अर्थ है जो राजकाज की भाषा होती है। जो भाषा राजकीय कार्य के लिए प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा संवैधानिक शब्द है और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया और इसको हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को डैश के रूप में मान्यता मिली है? तो राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। अगला है, जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा व्यापक रूप से उस क्षेत्र की कौन सी भाषा कहलाती है? मानक भाषा तो नहीं कही जाएगी, उपमानक भाषा भी नहीं कही जाएगी, संचार भी नहीं, वो मातृभाषा जो है कही जाएगी। तो मातृभाषा क्या है? जहाँ पे हम एक दूसरे से क्षेत्र में भाषाओं के आदान प्रदान के लिए जो भाषा हम प्रयोग करते हैं वो मातृभाषा कहलाती है। अगला है, विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है। अब वहाँ पे हिंदी भाषा का स्थान पूछा था, यहाँ पे भी हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो हिंदी भाषा का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में तीसरा स्थान है। तो विश्व में हिंदी का जो स्थान है वो है तीसरा। ठीक है। अगला है, विभाषा को कहा जाता है। अब विभाषा क्या है? इसको कहा जाता है उपभाषा। तो विभाषा का क्षेत्र जो है बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होता है। एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती है। विभाषा में साहित्यिक रचनाएं भी मिल जाती है। यानी कि एक तो होता है
उपभाषा, जो हम भाषा आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा एक उपभाषा होती है जो हम प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, तो वो क्या हो जाती है वहाँ की उपभाषा। अगला है छत्तीसगढ़ी बोली संबंध है, तो छत्तीसगढ़ी बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। मैथिली भाषा का केंद्र है, तो मैथिली भाषा का केंद्र है तिरहुत। ददर भाषा का दूसरा नाम है, तो ददर भाषा का दूसरा नाम है पेशाची। तो ये जो दूसरे नाम होते हैं उनको भी ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि दूसरे नाम भी पूछे जाते हैं। अगला है संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है वे कहलाते हैं। तो संस्कृत से जो मूल शब्द हिंदी में आ गए हैं उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ज्यों का त्यों जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम तत्सम कहते हैं। अगला है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। तो मध्यकालीन आर्य भाषा काल का समय क्या है? तो इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। अगला है भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। अगला है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है तुर्की भाषा का शब्द है। अगला है पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पहाड़ी इलाके में जो भाषा बोली जाती है वो है गढ़वाली और कुमाऊनी। अगला है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अगला है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार, यहाँ ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, तो हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला है विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम कौन सा है? तो अब आपने देखा कि हिंदी जो है वो तीसरे नंबर पर बोली जाती है, तो ऐसे में भाषाओं का क्रम क्या है? तो सबसे पहले है चीनी, फिर है अंग्रेजी, फिर है हिंदी। अगला है रानी केतकी की कहानी में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? तो रानी केतकी की कहानी इसमें कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो खड़ी बोली, क्योंकि ये जो है हमें भारतेंदु युग की जब हम रचनाएं पढ़ते हैं उसके अंतर्गत हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो भारतेंदु युग आते आते जो गद्य साहित्य था उसकी बोली जो है वो खड़ी बोली हो गई थी। और ये किसकी रचना है? तो ये इंशा अल्लाह खान की रचना है। अगला है अवधी तथा बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो अवधी बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। हिंदी शब्द है, अब हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द है, अब हिंदी किस प्रकार का शब्द है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है। जिस विद्वा द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है वह क्या होते हैं? तो भाषा के शब्द, उनके रूप आदि का जो हमें ज्ञान होता है वो है व्याकरण। आगे प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो यहाँ जो ऑप्शन है उनमें से कन्नौजी जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। निम्नलिखित में से किसका विकास आखिरी में हुआ है? अब यहाँ जो चीज़ें दी गई है उसमें सबसे आखिरी में किसका विकास हुआ है? अब यहाँ ऑप्शन तो बड़े उल्टे पुल्टे दिए गए हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहले क्या आया था? वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत। अगर इसको क्रमानुसार भी आ जाता है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले प्राचीन काल में हमने क्या पढ़ा? प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर बांगड़ू। तो इसके अनुसार जो सबसे आखिरी में विकास हुआ है वो है बांगड़ू। ठीक है। अब यहाँ पे है अगला प्रश्न है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो ब्रज जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है, तो आधुनिक कविता में क्या महत्वपूर्ण है? तो लय और प्रवाह जो है वो महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के विविध रूपों में
परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। तो हिंदी भाषा के अगर हमें अलग अलग रूप पढ़ने हैं तो इसके लिए हमें क्या सहायक हो सकते हैं? तो हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री जो होते हैं वो हमारे सहायक हो सकते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो अगर कोई भाषा हम सीखते हैं और उसकी अर्जना करते हैं तो इसके लिए जो है व्याकरण नहीं है। तो अंतर का आधार, हम व्याकरण के आधार पर जो है उसको सीखने के लिए नहीं कह सकते, उसका जरूरी नहीं है आधार व्याकरण का। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो मध्यकालीन अरबी और फारसी के लिए ज़बान हिंद शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। खालिक बारी किसकी रचना है? तो खालिक बारी रहीम की रचना तो नहीं है, लेकिन ये अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि है तो वो है अमीर खुसरो। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो हिंदी के उद्भव का जो सबसे सही क्रम है, ये ऑप्शन भी गलत है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अवहट। तो ये इसका सही अनुक्रम है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो पुरानी हिंदी कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन पे मत जाइएगा। अगला है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं शुक्ल जी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो वो है अवहट। सौरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो वो है राजस्थानी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है तो उसको कहेंगे संक्रांति काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राजा मुंज को। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो वो कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? तो वो है पेशाची। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो है मागधी से। अगला है अर्ध मागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो वो है पूर्वी हिंदी से। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है तो सिंधी का हुआ है ब्राचड़ से। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का उद्भव अर्धमागधी से हुआ है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भारत मित्र को। नागरिक विचारणी सभा का स्थापना वर्ष है तो वो है 1893 ईस्वी। नागरिक विचारणी सभा के संस्थापकों में थे तो शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो यहाँ पे श्याम सुंदर दास, शिव नारायण और राम नारायण मिश्र थे, लेकिन शुक्ल जो है वो नहीं थे। तो ये हमारा उत्तर है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो वर्ष 1903 में। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था गोपाल स्वामी अयंकर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को। आगे है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अष्टम अनुसूची में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में। इनमें से किसको संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वो है ब्रज को। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1961 में।
हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो वो है 5। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो बिहारी जो है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है, बल्कि वो मागधी की है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो है वो अवधी नहीं है, अवधी पूर्वी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या 5 है। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बिहारी हिंदी से। गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध उत्तरी राजस्थानी से है। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन हैं? तो वो है विद्यापति। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? तो वो है ढूंढानी। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? तो इसका कृष्ण काव्य जो है वो ब्रज भाषा में रचे गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? तो वो ये ब्रज भाषा में है। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो वो है राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये मेरठ के में बोली जाती है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो वह है जनपदीय हिंदुस्तानी। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो वो है बनारस की। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो वो है प्रेम सागर में। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो वो है कौरवी। अगला है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो वो है अवधी में। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मैथिली का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो वो है ब्रज। निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो मैथिली जो है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि वो बिहार की है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो वो है ब्राह्मी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी में लिखी जाती है। मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है अभिमन्यु अनंत को। 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था, तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? भोपाल, भारत में। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं, तो वो है अभिमन्यु अनंत। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इनमें से देखिए मगही, भोजपुरी, मैथिली आती है, लेकिन अवधी जो है वो नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो भारतेंदु मंडल का नहीं है, वो है राजा लक्ष्मण सिंह। दोहा, दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोहा जो है या दूहा ये अपभ्रंश का छंद है या शब्द है, जो भी कह ले। तो यहाँ पर हमारे हिंदी भाषा से संबंधित आज के प्रश्न जो है ख़त्म होते हैं। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे, और भी इसी तरीके के प्रश्न लाए जाएं ये भी ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।